नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज भी आपको मिडिल ईस्ट में होने वाली घटनाओं की वजह से इजराइल में हो रही खलबली के बारे में ख़बर लेकर आया हूं। इनमें से अक्सर ख़बरें इजरायली मीडिया हाउसेस से ली गई हैं, जिनमें वहाँ के बड़े अखबारात हारेट्स, जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इसराइल और वहाँ के पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसे हिब्रू भाषा में शॉर्ट में काम और अरबी भाषा में कमरा कहा जाता है, से ली गई हैं। इसके अलावा वहाँ के ही एक थिंक टैंक की रिपोर्ट का भी हवाला देकर खबर को पूरा किया गया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंच सकें। इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने सोमवार यानी मंडे को खबर दी है कि रविवार को एक कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हमलों, ख़ास तौर से क्रूज़ मिसाइलों, जैसे कि पिछले महीने सऊदी अरब तेल कारखानों पर हमलों के खिलाफ रक्षा के लिए एक बड़े पैमाने पर हवाई रक्षा प्रणाली का प्रपोजल पेश किया है। इस खबर को इस अखबार ने सरकारी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन कान के हवाले से दिया है। अखबार ने पिछले महीने सऊदी अरब के तेल कारखानों पर हमलों का हवाला देते हुए कहा है कि पिछले महीने क्रूज़ मिसाइलों और बम लेकर चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके ये हमले किए गए थे, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम कारखाना निशाना बनाया गया था। अमेरिका, सऊदी अरब, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने खुले तौर पर इस हमले के लिए ईरान पर इल्ज़ाम लगाया था। इस हमले में शामिल होने से ईरान इनकार करता है, जबकि यमन के हूती अंसारुल्लाह ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि उन्होंने 10 ड्रोन के ज़रिए हमले किए हैं और इसमें उन्हें सऊदी अरब के अंदर से भी मदद मिली है। इन हमलों ने सऊदी अरब के कच्चे तेल की सप्लाई हर दिन तकरीबन 5.7 मिलियन बैरल या इसके कुल उत्पादन का लगभग 50% कम हो गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए दिए गए प्लान में 1 अरब नई इसराइली शकेल NIS खर्च होंगे, जो 290 मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर होते हैं। अखबार के मुताबिक इजराइल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अफसरों ने कान ब्रॉडकास्टर को बताया कि एयर डिफेंस प्रोजेक्ट पर कुछ वक्त से चर्चा चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी फंडिंग सिर्फ अगली सरकार के बनने के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। इजराइल में 1 साल के अंदर दूसरी बार चुनाव के बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पा रही है और गठबंधन और एकता सरकार की बातचीत में कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस डिफेंस प्रोजेक्ट को फंडिंग के लिए कुछ ऑल्टरनेट्स सामने रखे हैं, जिनमें डिफेंस मिनिस्ट्री का मौजूदा बजट भी शामिल है। हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी कम लगती है। इसके चांस ज़्यादा हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए नागरिक बजट में कमी करके और टैक्स बढ़ाकर इसे पूरा किया जाए। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक संडे को होने वाली कैबिनेट मीटिंग की इंफॉर्मेशन मंत्रियों को सैटरडे शाम को ही दी गई थी। जेरूसलम पोस्ट ने आगे लिखा है कि ईरानी सरकार ने थर्सडे को दावा किया था कि उसने इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए एक अरब इजरायली साजिश को नाकाम बना दिया है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया था कि IRGC के खुफिया प्रमुख हुसैन तायब ने कहा है कि इस साजिश में शामिल 3 सस्पेक्ट्स यानी संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि ईरान इस साजिश को बहाना बनाकर इजराइल के खिलाफ हमले कर सकता है। रविवार को होने वाली बैठक थर्सडे को 22वें नेसेट के ओथ टेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के इस सिलसिले में कमेंट्स के बाद बुलाई गई थी। उन्होंने कहा था कि आज हम एक बड़ी सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहे हैं, जो कि हर बीतते सप्ताह के साथ बढ़ी है और पिछले 2 महीनों में तेज हुई है। कोई भी इंसान आंखों से देख सकता है कि ईरान मजबूत हो रहा है। जेरूसलम पोस्ट की इस रिपोर्ट को लिखने वालों में टोवा लाजरफ, अन्ना अहरोनहेम शामिल हैं, जिसमें रॉयटर्स से मिली कुछ सूचनाएं भी शामिल की गई हैं। इससे पहले संडे को हरेट्स अखबार ने अपने यहाँ ओपिनियन आर्टिकल छापा था, जिसकी हेडिंग थी सऊदी अरब पर ईरान के हमले बताते हैं कि
क्यों इजराइल को अपने परमाणु रिएक्टर को बंद कर देना चाहिए। ये आर्टिकल उजी इवन ने लिखा है। उनका कहना है कि सऊदी तेल कारखानों पर ईरानियों के जरिए किए गए हमले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारी सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर असर डालते हैं। उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिस पर उनके मुताबिक अभी तक बहस नहीं हो सकी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं यहां ऐसा करने का इरादा रखता हूं क्योंकि उन्हें ईरान की कैपेसिटीज़ को फिर से इजराइल को दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कुल 5 बिंदुओं पर चर्चा की है, जिनमें से पहला यह है कि सऊदी अरब में हुए हमले में कुल 20 क्रूज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह के ऑपरेशन के लिए ऊंचे सतह के तालमेल, वास्तविक समय कम्युनिकेशन यानी ऑन टाइम कम्युनिकेशन, नेविगेशन और निशाने की पहचान की जरूरत होती है। ईरानियों ने पिछले जुलाई में एक सैनिक अभ्यास में बड़ी तादाद में ड्रोन लगभग 50 चलाने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। ईरानियों ने प्रभावशाली संचार क्षमता का भी प्रदर्शन किया जब उन्होंने एक मॉडर्न अमेरिकी ड्रोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसे अपने क्षेत्र में लाए और उसकी ज़रूरतों के मुताबिक इसकी नकल की। सऊदी अरब में पाए गए ड्रोन मलबे से पता चलता है कि ईरानी ड्रोन का बनाना और चलना इतने ही हाई क्वालिटी जेट इंजन और अहम स्टील क्षमता के साथ कर रहे हैं कि वो इस इलाके में इजराइल की कैपेसिटी के पीछे नहीं है। दूसरा बिंदु बयान करते हुए उन्होंने कहा है कि इस फोकस्ड बमबारी में सीधे तौर पर 17 निशाने लगाए गए। उन 20 प्रोजेक्टाइल्स यानी उड़कर के जो हथियार आते हैं उनको प्रोजेक्टाइल्स कहते हैं अंग्रेजी में, इनको ध्यान में रखते हुए जिनका मलबा हमले की जगह पाया गया है वो 85% की कामयाबी की दर के साथ है, जो उस इंडस्ट्री में बेहतरीन कैपेसिटी और विश्वसनीयता को बताता है। इसके मुकाबले में अमेरिका के जरिए क्रूज मिसाइल हमलों में सिर्फ 60% निशानों पर कामयाबी मिलती है और सीरिया में वहां रूस के मिसाइल हमलों में कुछ मिसाइलें रेगिस्तान में भटक गई थीं। ईरानी तकनीक विश्वसनीय यानी रिलायबल और उन्नत यानी एडवांस है और ईरानी बड़ी तादाद में ड्रोन और क्रूज मिसाइलों की एक साथ पैदावार और संचालन करने की सलाहियत रखते हैं। तीसरी बात उजी इवन ने लिखी है कि ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का तालमेल निशानों को तय करने और आखिर तक मार्गदर्शन या नुकसान का जायजा लेने के लिए पिन पॉइंटेड टारगेट को मारने में गैर मामूली प्रभावी यानी इफेक्टिव साबित हुआ और शायद गैर स्थिर टारगेट यानी मूवेबल टारगेट जो होता है उसके लिए भी। हमले की तस्वीरें निशाने की सटीकता को दिखाती हैं। हर एक गोलाकार गैस टैंकर को सेंटर में मारा गया था। चित्रों में यानी फोटोज जो मिले हैं उनमें यह भी पता चलता है कि हमले के निशाने के सिर्फ 1 मीटर के अंदर किए गए हैं, जो आम सैटेलाइट गाइडेंस या पहले से कैलकुलेट किए गए निशाने की स्थापना के साथ जितना संभव है उससे कहीं ज़्यादा एक्यूरेट है। चौथी बात जो उजी ने लिखी है वो ये कि सऊदी सेना के पास रडार विमान हैं जिन्हें संभावित हमले को समझ लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही अमेरिका ने ऐसे संकेत दिए जो आने वाले हमले की पहचान करने के काबिल हों कि इन हमलों की शुरुआत ईरान या यमन से हो सकती है। इन फैक्ट्स का मतलब 2 चीज़ों में से एक है, या तो सऊदी डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया है या ईरानी मिसाइलों के बीच कम्युनिकेशन छुपा हुआ था और इसका पता लगाना मुश्किल था। किसी भी तरह से हमला कामयाब और भरपूर असर वाला था। मारे गए निशानों में गैस टैंकों के अलावा जिनकी जल्द मरम्मत की जा सकती है, रिफाइनरी टावरों को भी नष्ट किया गया है। कारखानों को पूरी तरह फिर से चालू करने में कुछ ही दिन या कुछ हफ्ते नहीं लगेंगे जैसा कि सऊदी का दावा है, इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। 5वां और आखिरी पॉइंट उजी ने लिखा है कि ये सब हमें कैसे असरअंदाज करता है। ईरानी या उनके निकट गुटों ने दिखाया है कि वे ख़ास निशानों को बड़ी सटीकता के साथ यानी एक्यूरेसी के साथ और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से मार सकते हैं। हमें इस हकीकत को समझना चाहिए, स्वीकार कर लेना होगा कि हम अब इस तरह के हमले के लिए सेंसिटिव हैं। उन्होंने आगे कहा कि हाँ, हम भी इस तरह के हमले कर सकते हैं और शायद उनसे ज़्यादा खतरनाक हमले कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका क्या मतलब है? क्या तर्कसंगत सुरक्षा के इंतज़ाम हमेशा मिडिल ईस्ट में काम करते हैं? इस आर्टिकल के राइटर
उजी एवन ने आखिर में लिखा है कि मेरा मानना है कि ऐसी साबित हो चुकी पॉसिबिलिटी के सामने हमें अलग तैयारी करनी चाहिए। अपने आर्टिकल के आखिर में उजी ने लिखा है कि इस पूरी बहस से मेरा क्या मतलब है। पहली बात यह कि बहुत अच्छा है कि हैफा में अमोनिया टैंक को ज़्यादातर खाली कर दिया गया है, जिसमें 20 साल लगे हैं। ये भी अच्छा है कि पी गिलोट ईंधन टर्मिनल को तेल अवीव से आगे रिलोकेट कर दिया गया है। आगे फिर कहती हैं, यह भी अच्छा होगा कि अगर गैस और ईंधन टैंक को दफना दिया जाए। पावर स्टेशनों पर सीधे हमलों से बचने के लिए बेहतर सुरक्षा दी जानी चाहिए और इन सबसे ऊपर निश्चित रूप से डिमोना परमाणु रिएक्टर यानी डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर के संचालन को रोक दिया जाना चाहिए, यानी उसको बंद कर देना चाहिए। ये अब किसी भी हमले के लिए आसान निशाना और इससे होने वाला नुकसान शायद इसके फायदों से ज़्यादा होगा। उजी एवन रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं और डिनोमा रिएक्टर के कायम करने वाले साइंटिस्ट में से एक हैं। इसी साल सितंबर में इसराइल के मशहूर थिंक टैंक बेगन अस्सादात सीनेटर ने एक रिसर्च जारी की थी, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि इसराइल की नॉर्थ और साउथ की सीमाओं पर जो मोर्चे एक्टिव हैं, जिसमें सीरिया, हिजबुल्लाह, जिहाद इस्लामी और हमास शामिल हैं, वे इसराइल को थका देने वाली जंग की बुनियाद रख रहे हैं। इसराइल के सीनियर कमांडर जनरल गर्शून हेकोहीन, जो 42 वर्षों तक इजरायली सेना में काम कर चुके हैं, उन्होंने इस रिसर्च में हिस्सा लिया था। गर्शून हेकोहीन ने मिस्र और सीरिया के साथ हुए इसराइल के साथ जंग में अहम रोल अदा किया था। हेकोहीन के मुताबिक पिछली दहाइयों के दौरान अरब देशों में जो अराजकता और हिंसा रही है, खासकर सीरिया में जो गृह युद्ध यानी सिविल वार शुरू हुआ, उससे इजराइल को बड़ा सुकून मिल गया था। और इस हालत को देखते हुए इजराइल के सुरक्षा विशेषज्ञों का यह मानना था कि अब इजरायली सरकार के अस्तित्व को यानी उसके वजूद को कोई खतरा नहीं है। हालांकि हेकोहीन ने अपनी रिसर्च में लिखा है कि अब जब सीरिया में गृह युद्ध लगभग खत्म हो चुका है, तो उसके कारण इजराइल की सीमाओं को गंभीर खतरे का सामना हो गया है, यानी सीरियस डेंजर का सामना है। उन्होंने कहा है कि इस खतरे को ईरान लीड कर रहा है और उसके साथ में सीरिया, हिजबुल्लाह, जिहाद इस्लामी और हमास शामिल हैं। जनरल हेकोहीन का कहना है कि 1979 में इजराइल और मिस्र के बीच शांति समझौता होने के बाद अब ये पहला मौका है कि इजराइल के खिलाफ एक साथ अलग अलग मोर्चे पर जंग का खतरा पैदा हो गया है। ये मोर्चे लेबनान, सीरिया और गजा पट्टी ही नहीं बल्कि वेस्टर्न बॉर्डर से भी हमले शुरू होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। हेकोहीन का कहना है कि ये खतरा 3 तरह का है। एक तो मिसाइलों का खतरा है, जो बहुत ही सटीक तरीके से अपने निशानों को भेदने की ताकत रखती हैं। इन मिसाइलों को इजराइल के अंदर मौजूद अहम निशानों को हमला करने के लिए तैयार किया गया है। ये मिसाइल इजराइल में मौजूद हवाई अड्डों, सैनिक छावनियों, बिजली घरों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना सकते हैं। इजराइल के सीनियर कमांडर जनरल गर्शून हेकोहीन के मुताबिक इन खतरों से इजराइल की हर तरफ से घेराबंदी कर ली गई है और इजराइल इन सब के बीच में बुरी तरह फंस गया है। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल की घेराबंदी कर ली है और ये साझा मोर्चा बहुत ताकतवर है और ये इजराइल के अंदर आम जीवन पर असरअंदाज होगा। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब हाल ही में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 ड्रोन विमान तबाह कर दिए और ये साबित कर दिया कि उसने वायु रक्षा क्षेत्र में ज़बरदस्त तरक्की की है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।